Good afternoon, students. So, in yesterday class, we were discussing problem number 75, 7.5 और 7.5 को इसके अलावा मैंने आपको 7.3 और 7.4 करने के लिए कहे थे खुद से, ठीक है। और 7.5 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था एंड हमारी वीडियो बंद हो गई थी और मैंने अब दोबारा से यहाँ पर आपके सामने 7.4 को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। 7.5 को सॉरी पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7.5 में क्या करना था। आए किसी ने मुझसे कोई डाउट नहीं पूछा पिछले जो मैंने दो प्रॉब्लम दी थी। अगर नहीं है डाउट तो इट्स वेरी गुड, मेरे को बहुत खुशी है कि आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि 7.5 में फाइनल आंसर कैसे आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आने वाला था कि हमें पता था कि केसी हमें ऑलरेडी क्या गिवन देखते हैं, पर हमें दिया हुआ है कि के सी की वैल्यू है 3.75 इंटू 10⁻⁶, ठीक है ना। टेम्परेचर हमें ये दिस इज द गिवन क्वांटिटीज ऑफ प्रॉब्लम 7.5 जो मैंने आपको इससे पहले बताई थी। तो ये गिवन क्वांटिटीज है, ठीक है ना। और के पी आपको पता है क्या होगा, के पी इज दिस इंटू आर की वैल्यू मैंने लिख दी है यहाँ पर और इंटू टी, ठीक है ना। ये हमने पूरा लिख दिया है आपके सामने। तो जब आप इसको टोटली सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर आएगा 0.033। दिस विल कम्स आउट टू बी द आंसर ऑफ योर अब क्वेश्चन। तो के पी की वैल्यू आपने ऐसे निकाली क्योंकि आपने डेल्टा एन जी की वैल्यू ऑलरेडी कितनी निकाल ली थी। डेल्टा एन जी की वैल्यू हमने निकाल ली थी 1, ठीक है। डेल्टा एन की वैल्यू हमने 1 निकाल ली थी, मतलब एन जी की हम क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आर टी की पावर भी 1 हो जाएगी, इसलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद पावर यहाँ मैंने कितनी लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है, ठीक है ना। अगर यहीं यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू 2 आती तो मैं यहाँ पर 2 पावर 2 करता, इसका मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर करता, फिर मल्टीप्लाई करता, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, जो मैंने आपको कुछ जो मगर अगर हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना हो, केपी या केसी निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। इस के बी और के सी की वैल्यू पे हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं, हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो ये इक्वेशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है स्टार्टिंग से, या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, या फिर स्टेबल रहती है, या कितनी आगे अगर प्रोसीड भी करेगी तो कितनी प्रोसीड करेगी। फॉर एग्जांपल के पी और के सी की वैल्यू आप देख लो 10⁻⁻⁶, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू है। अगर ये वैल्यू छोटी है इसका मतलब क्या है, जो आपकी रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा दूर तक प्रोसीड नहीं करेगी। दैट मीन्स जो रिएक्शन जो है वो आपकी बहुत कम अमाउंट तक ही है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट तक नहीं जा रही है। थोड़े से ही टाइम में वो उसका क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम रीच हो जा रहा है। दैट मीन्स ये रिएक्शन बहुत कम प्रोसेस हो रही है, मुश्किल से कितने परसेंट, 0.03 का मतलब हो गया लगभग लगभग, हाँ वही 3.03% ही आगे जा रही है, ठीक है ना, इतनी कम आगे जा रही है। और अगर के पी की वैल्यू 1 के अराउंड आती तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम 50-50 पॉइंट पे रीच करता। और अगर के पी की वैल्यू 1 से ऊपर चली जाती है तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो 50% से ज़्यादा प्रोसीड कर रही है, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन के पी की और के सी की वैल्यू क्या है, हम लोग ये बता सकते हैं कि रिएक्शन की इस जो रिएक्शन होने वाली है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। इस समय पर वो जैसे मान लो कि के पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आई है आपकी, ठीक है ना। और अभी आप इस समय जब आपने रिएक्टर और प्रोडक्ट डालें तो सब इनिशियल स्टेजेस पे हैं, तो पक्का पता है कि रिएक्शन क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली है। और फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन चुका है, आपने प्रोडक्ट स्टार्टिंग में इनिशियली जब देखा तो प्रोडक्ट ज़्यादा था, लेकिन उसकी के पी और के सी की वैल्यू कम है बहुत ज़्यादा 1 से। दैट मीन्स रिएक्शन में के पी जो मेरा प्रोडक्ट है वो कम होना चाहिए। तो अब आपको पता है कि रिएक्शन कैसे होनी हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में अपने आप जाएगी। उसका डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब रिएक्शन रिवर्स होगी उसकी। तो इसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाने वाली है या बैकवर्ड जाने वाली है, ठीक है ना। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम आपके कोर्स में नहीं है तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एप्लीकेशन है वो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम कुछ भी आगे पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लिखते हैं इसको एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट आर द एप्लीकेशन पहले देखते हैं, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स हैव अटेन्ड देयर इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है ना। तो के सी और के पी कैन ओनली बी used when equilibrium state is reached। इक्विलिब्रियम मतलब जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया तब तक केपी केसी का कोई मतलब ही नहीं। केपी और किसी तो वो कांस्टेंट है रिएक्शन के जो ये बताते हैं कि इस समय पे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के समय पे इनकी वैल्यू कितनी होगी ये बताते हैं, ठीक है ना। तो
इक्विलिब्रियम स्टेट रीच्ड। पहली एप्लीकेशन तो ये आ गई हमारी। दूसरी, हाँ, अब यहाँ पर और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? अब इसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन, अब मैं मान लो कि हमें पता है केपी और केसी पता है हमें, और फिर मैं आपको बताऊँ के ऑफ रिएक्शन, तो यू कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो पहला क्या है, तो इसकी हेल्प से क्या होगा, बाय दिस वी कैन व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। मैं रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकता हूँ आपको कि कहाँ आगे जाएगी या पीछे जाएगी, किस एक्सटेंट तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, ये सब वैल्यू प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। सेकेंड इज इट प्रिडिक्ट्स द, इसकी वैल्यू मैंने जैसे आपको बताया कि 1 से कम है तो रिएक्शन क्या हो रही है, मेरी बहुत कम हो रही है। प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है ना। ये बताता है कि रिएक्शन कितनी होगी, ठीक है ना, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ के पी, के सी और के पी, ठीक है ना। और थर्ड थिंग, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द concentration of reactant और प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। अभी हम ये सब देखेंगे कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो भी हमारी कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो हम बता सकते हैं। अभी हमने पहले फॉर्मूला जो देखा था वो क्या देखा था, केपी और केसी का फॉर्मूला क्या देखा था। केसी हमने ऐसे देखा था, हमने लिखा था केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे तो लिखा था। अगर मेरे को केसी की वैल्यू पता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पता है तो मैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बता सकता हूँ वेरी इजीली। ऐसे ही अगर मेरे को केसी पता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पता है, तो मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बता सकता हूँ। तो मतलब आपस में कैलकुलेशन में क्या कहता है, बहुत इफेक्टिव है, ठीक है ना, आपस की कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो पहला था, ये पहली जो चीज़ थी क्या था, हमें ये प्रेडिक्ट करना था कि डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, मैंने आपको पहले भी समझाया, केपी और केसी की वैल्यू आपको पता है, आपने उस पॉइंट पे, जो भी पॉइंट है उस समय पर के की वैल्यू निकाली। के की वैल्यू तो हम कभी भी निकाल सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपको पता है इस समय पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, तो आप उस समय पे के ऑफ दैट रिएक्शन निकाल सकते हो, के आर, ठीक है ना। अगर उस पॉइंट पे के आर की वैल्यू जो है वो के पी से कम है तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना। अगर उस समय पे के आर की वैल्यू के सी या के पी से ज़्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम तो अचीव करना ही करना है, ठीक है ना। तो अगर रिएक्शन के आर की वैल्यू के पी से आगे निकल गई, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू किसकी है, के सी की वैल्यू है फॉर एग्जांपल, ये मान लेते हैं, और आपने रिएक्शन की कंसंट्रेशन के हिसाब से के की वैल्यू निकाली, अगर के की वैल्यू आपकी कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, मतलब इससे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। के आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिएक्शन कैसी जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस जगह पर कैसी होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि रिवर्स जाएगी डायरेक्शन। और यही अगर उस समय जो मेरा रिएक्शन है उसमें के आर की वैल्यू मैं निकालता हूँ कितनी आती है, इससे कम आती है, तो कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि हमें रीच तो इसी पॉइंट को करना है ना, हमें के की वैल्यू यहाँ तक पहुँचानी। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में करानी पड़ेगी, तभी के सी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। क्यों मैं आगे लेके जा रहा हूँ, देखो केसी की वैल्यू इसको आगे ले जाने पे कैसे बढ़ रही है। जैसे मैं इसको आगे लेके जाऊँगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो केसी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, जो के होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जब के आर केसी के बराबर हो जाता है तो उस समय पे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हेल्प करता है क्या, डिफाइन करने के लिए कि डायरेक्शन क्या होगी, सबसे पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन की थी प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, कि कितने अमाउंट तक रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड देख के मैं बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आ जाता है इसका मतलब 50-50 रिएक्शन हुई है, इसका कंसंट्रेशन भी 50% है, इसका कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा तो केसी की वैल्यू 1 आएगी। दैट मीन्स जो रिएक्शन है वो कहाँ तक जाएगी, केसी की वैल्यू 1 आएगी, तो उसका मतलब रिएक्शन का एक्सटेंट कितना है, हाफ तक होने का रिएक्शन है, ठीक है ना। अगर वैल्यू जैसे ये वाला पॉइंट मेरा आया था तो मैंने देखा था यहाँ पर केसी की वैल्यू कितनी दे रखी, बहुत छोटी दे रखी, इसका मतलब ये रिएक्शन बहुत माइन्यूटली, बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में प्रोसीड करेगी, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁶ के अमाउंट से कम है,
ठीक है ना। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, उस समय पे इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब रिएक्शन आगे फ्लो नहीं होगी, ठीक है ना। तो दूसरा चीज़ था एक्सटेंट ऑफ, और तीसरा है इट हैज़ टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर Kc दिया हुआ है, P दिया हुआ है तो आप R निकाल सकते हो, Kc दिया हुआ है, R दिया हुआ है तो P निकाल सकते हो। मतलब आपको अगर दो अलग अलग चीज़ों की कंसंट्रेशन दे दी तो आप तीसरी निकाल सकते हो। तो इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, एक बार प्रॉब्लम एक सॉल्व करते हैं तो देखेंगे हमें समझ में आया, क्या समझ में आया, कैसे समझ में आया, देखते हैं इसको, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7.7, ठीक है ना। 7.7 प्रॉब्लम क्या कहती है, देखो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, ठीक है ना, दिया हुआ है फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, एक Kc दिया हुआ है किसका, इस रिएक्शन का, 2 इंटू 10⁻³ और रिएक्शन क्या दी है, 2A गिव्स B प्लस C, ठीक है ना। एट अ गिवन कोई एक, फिर उसके बाद बोला एट अ गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज ABC इज इतना। तो इन्होंने ये बता दिया कॉन्सेंट्रेशन A की कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन B की कितनी है और कॉन्सेंट्रेशन C की कितनी है। इस केस में तीनों की कंसंट्रेशन सेम है, कितनी, 3 × 10⁻⁴ m। ये m का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी, मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन केस में आएगी, मोलैरिटी में आएगी, या फिर आप इसको इससे और मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मोलैरिटी होती है, मोल पर लीटर इज द मोलैरिटी, ये आपकी क्या हो गई, कंसंट्रेशन होगी। अब इन्होंने पूछा है कि डायरेक्शन, जो मेरी इक्वेशन है वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, तो वी हैव टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन, ये आपको बतानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इस रिएक्शन का K निकालूंगा जब मेरी कंसंट्रेशन इतनी है, ठीक है ना। तो K फॉर द रिएक्शन, KR में लिख दे रहा हूँ, K फॉर द रिएक्शन, यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, क्या होगा, B का कंसंट्रेशन इंटू C का कंसंट्रेशन अपॉन A का कंसंट्रेशन, इसका स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ आगे कितना लगा हुआ है, 2, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है ना। ऐसा होगा तो वैल्यू डाल देते हैं, सबकी वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁴ इंटू 3 × 10⁻⁴ अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 3 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर, ठीक है ना, -4 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के ऊपर भी ये लिखा है, नीचे भी लिखा है, कट के आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इस रिएक्शन का K कितना आ रहा है, 1। Kc कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻3। तो हमें क्या पता चला कि Kc जो है, Kc इज वेरी मच लेस देन KR, KR से बहुत छोटा है ना, क्योंकि रिएक्शन में तो ये तो 1 पहुंच गया, और ये एक्चुअली कितना लिखा हुआ है, 0.002, तो 0.002 तो बहुत छोटा है इससे। इसका मतलब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में, सिंस, अब आप इसको आंसर में ऐसे लिख लोगे, लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखो उसमें, सिंस द Kc is very much less than Kr, hence the reaction will proceed in reverse direction। इसका मतलब जो ये मेरी रिएक्शन थी, 2A gives B plus C, ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। मतलब अब क्या होगा, B plus C से क्या बनेगा, A बनना शुरू हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में जाएगी। एक्चुअल रिएक्शन क्या हो रही है कि B plus C जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, 2A बना रहे हैं। कब तक बनाएंगे, जब तक KC और KR जो बराबर नहीं हो जाते। आपके बुक में Q से डिफाइन कर रखा है KR को, मैंने यहाँ पर KR लिख दिया है, ठीक है ना। तो Q का मतलब वही होता है, Q का मतलब क्या होता है, Q इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना, एट एनी कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं यहाँ पर। तो एक प्रॉब्लम इसमें दे रखी है 7.8, इसको देखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 इज प्लेस्ड इन 1 लीटर रिएक्शन, ठीक है ना। इन्होंने पहले बता दिया कि 13.8 ग्राम क्या है आपके पास, N2O4 है, कितना, इन 1 लीटर, ठीक है ना। और टेम्परेचर आपको दे दिया यहाँ पर 400 केल्विन, ठीक है ना।
अलाउड टू अटेन इसको अलाउ कर दिया कि इक्विलिब्रियम अटेन कर जाए। तो क्या हो क्या रहा है रिएक्शन में, N2O4 को मिक्स करा हुआ है और उससे क्या बनने वाला है, NO2 बनने वाला है, ठीक है ना, 2NO2 बनने वाला है। तो ये हमारी इक्वेशन है जो रिएक्शन हमारी होने वाली है। और इन्होंने बोला कि द टोटल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 9.15 बार। तो P एट इक्विलिब्रियम कितना है, 9.15 बार, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया कि Kc और Kp बताओ। तो अभी यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि प्रेशर दे दिया गया है और आपसे Kc Kp पूछा गया है, ठीक है ना। और सारे पार्शियल प्रेशर भी पूछे गए हैं कि P(N2O4) का कितना होगा, ठीक है ना, और PnO2 कितना होगा, ये सब बातें पूछी गई हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको ये सब पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में अब आप सबसे पहले क्या करोगे, आप निकालोगे कि मोलरिटी या कंसंट्रेशन कितनी है। तो हमें पता है PV इक्वल टू NRT होता है, ठीक है ना। और V हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 1 लीटर दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कितना, हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 13.8। तो हम सबसे पहले N निकालेंगे। N ऑफ N2O4 कितना आएगा, मास कितना दिया है 13.8, और N2O4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है N2, यानी कि 14 टू ज़ा 28 प्लस 16 4 ज़ा 64, ऐड करेंगे कितना आ गया ये 13.8 अपॉन 92, डिवाइड करेंगे इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 0.15, सॉरी इसके मोल्स कितने आ जाएंगे 0.15 मोल्स आ जाएंगे। तो मोल्स भी पता चल गए, ठीक है ना। आर की वैल्यू हमें पता ही है, आर भी हमें गिवन है, आर तो हमें पता ही क्या लेना है। प्रेशर किस में दिया हुआ है, बार में दिया हुआ है, दिस इज इन बार। तो कितनी लेनी है 0.08314 लिए वैल्यू लेनी थी मेरे को, ठीक है ना। तो मैं 0.083 लेता हूँ अप्रॉक्स में, और टेम्परेचर भी हमें दिया हुआ है। तो इस वैल्यू में इसमें आप वैल्यूज डालेंगे तो प्रेशर निकालेंगे। प्रेशर ऑफ N2O4 निकालेंगे कितना आएगा, N की वैल्यू 0.15, V की वैल्यू 1 लीटर, 1 लीटर में है ये, इंटू R की वैल्यू 0.83, और इंटू टेम्परेचर देखकर रखा 400 केल्विन, ठीक है ना। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर कितना आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा हमारा 4.98 बार। कितना आ गया 4.98 बार आ गया। अब मुझे एक चीज़ तो पता चल गई, इनिशियली जो मेरे पास अमाउंट लिया था उसका प्रेशर कितना है, इतना है। तो ये जो मेरी रिएक्शन हो रही थी N2O4 इनिशियल कंडीशन में, इनिशियली ऐसे लिखोगे, इसका प्रेशर कितना है 4.98 बार। और जब इनिशियली लिया है तो यहाँ पर NO2 तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, तो NO2 का प्रेशर कितना है 0, ठीक है ना। अब कुछ टाइम बाद जब कोई एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा तो यहाँ पर 4.98 माइनस एक्स वही एक्स है जितना ये कम हुआ, और ये अगर एक्स मोल्स कम होगा तो ये 2x मोल्स बनेगा। तो यहाँ पर कितने बनेगा आंसर 2x। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये मैंने किया क्योंकि यहाँ मोल्स कितने थे, इसके 2 टाइम्स मोल थे, यहाँ पर इसके एक्स मोल्स कम होते हैं तो इसके 2x बनते हैं, ठीक है ना। इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, तो अगर एक्स मोल्स यहाँ कम हुआ होगा तो यहाँ पर 2x, यहाँ अगर इसका प्रेशर x टाइम्स कम हुआ होगा तो यहाँ 2x प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो दिस इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पे जो हो गया ये हो गया, ठीक है ना। अब इन्होंने टोटल प्रेशर कितना बनाया था 9.15। तो इन्होंने क्या बोल रहा है कि टोटल प्रेशर जो है इसका 9.15 बार था। स्टार्टिंग में कितना है, मतलब इक्विलिब्रियम पे है कितना 4.98 माइनस एक्स प्लस 2x, इन दोनों का मिला के दोनों गैसेज हैं, दोनों के प्रेशर होंगे वहाँ पर। तो दोनों का प्रेशर कितना हो गया 4.98 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 9.15 बार। एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू, माइनस करेंगे 9.15 माइनस 4.98, 5 में से 8 का 7 1 4.17 बार, ठीक है ना। दिस इज योर एक्स। अब मैंने एक बार यहाँ पर एक्स कैलकुलेट कर लिया तो मैं पार्शियल प्रेशर हर एक का बता सकता हूँ, तो मैं यहीं पर ही बता देता हूँ आपको। P ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम लिख देता हूँ पहले, एट इक्विलिब्रियम P ऑफ N2O4 इज, पहले तो 4.98 में से 4.17 माइनस कर देंगे, तो 4.98 इसका टोटल था, माइनस 4.17, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आई है 4.17, माइनस करेंगे कितना, 8 में 7 के बचा 1, एमसीड की बचा, तो 0.81 बार ये हमारा आ गया N2O4 का प्रेशर, मतलब इतना कम हो गया इसका प्रेशर। अब बचा हुआ प्रेशर जो होगा वो सारा का सारा किसके पास होगा, NO2 के पास होगा, जो 2x के बराबर है। तो PnO2 कितना होगा, वो 9.15 से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो भी आंसर वही आएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरे को पता है x की वैल्यू कितनी है 4.17, तो 2x कितना हो जाएगा 8.34 बार,
तो ये मेरा NO2 का पार्शियल प्रेशर आ गया, ठीक है ना। अब K एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, P ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन P ऑफ N2O4 का स्क्वायर। N2O4 स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर क्यों हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 लगा हुआ है, यहाँ 1 लगा हुआ है। तो 8.34 इंटू 8.34 अपॉन इसकी वैल्यू 0.81 डिवाइड करेंगे, यहाँ पर Kp की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, Kp की वैल्यू आ जाएगी 85.87, ठीक है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या किया है। तो मतलब मैं प्रेशर के इससे क्या कर सकता हूँ, Kp कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी कि अगर मेरे को Kp दिया होता और एक और का प्रेशर, इसमें से एक का प्रेशर दिया होता तो मैं दूसरे का प्रेशर भी निकाल लेता, ठीक है ना, इजीली, क्योंकि 3 वेरिएबल, 3 यहाँ पर वेरिएबल्स हैं टोटल, 3 में से 2 की वैल्यू दूंगा तो तीसरा आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है ना। जब Kp निकल गया तो Kc भी निकल जाएगा। तो अगर आपसे मैंने Kc पूछा होता है इस रिएक्शन का तो क्या कैसे करते हैं आपको पता है, एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, जो क्या पढ़ाया आपको कि Kc इज इक्वल टू Kp, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ मैं, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। ये हमने पढ़ा, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा है, Kp इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n, ये हमने पढ़ा हुआ, ठीक है ना। अब आपको Kp पता है और Kc निकाला, तो Kc कैन बी रिटन एज Kp अपॉन RT की पावर डेल्टा n, ठीक है ना। पहले आप डेल्टा n निकालो, डेल्टा n क्या है, 2 - 1, क्यों, उधर 2NO2 बन रहे थे, पहले यहाँ पर 1N2O4 था, 2 - 1 दैट इज 1। तो सीधे सीधे आपको क्या लिखना है, Kc अपॉन Kc इज इक्वल टू Kp, Kp की वैल्यू कितनी थी मेरी 85.87 डिवाइडेड बाय RT, R की वैल्यू कितनी है 0.083 इंटू 400, ठीक है ना। तो इस वैल्यू से इसको डिवाइड करना है बस, ठीक है। तो Kc कितना आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2.6 आएगा मेरा आंसर, ठीक है ना, 2.587 समथिंग आएगा। तो 2.6 मैंने आपका आंसर लिख दिया, 2.6 आपका Kc आएगा, ठीक है ना। तो Kc याद रखेंगे, Kc किस में आएगा, देखो जैसे हमारे पास Kp आया था, जो Kp आया था वो भी प्रेशर में था, वो वैल्यू बार में थी, ये वैल्यू किस में होगी, कंसनट्रेशन मोल में होगी, क्योंकि Kp क्या, Kc के हमको अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, कंसनट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन N2O4 की कंसनट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या है इसकी, मोलैरिटी में, मोलैरिटी का स्क्वायर अपॉन मोलैरिटी, मोल से मोलैरिटी मल्टी कर गया तो मोलैरिटी बचा, तो दिस विल बी 2.6 m। अगर यूनिट में लिखना चाहूँ तो 2.6 m। अब पिछले वाले की Kp की यूनिट क्या होगी, बार में आएगी, क्योंकि फिर से प्रेशर जो है उसका स्क्वायर ऊपर है, ठीक है ना। तो ऐसे आप यूज़ करेंगे तो आपको अपने खुद की कैलकुलेशन के लिए प्रॉब्लम 7.9 करनी है, ठीक है ना। प्रॉब्लम 7.9 क्या करोगे आप, खुद से करोगे, ठीक है ना। तो आप प्रॉब्लम 7.9 करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। मैं आपको बस एक हिंट दे देता हूँ कैसे करना है, क्या किया है इन लोगों ने, मैं बता देता हूँ मैं आपको। फिर से उन्होंने क्या किया कि हमने 3 मोल ले लिए PCl5 के, और रिएक्शन आपकी क्या है, PCl5 गैस PCl3 प्लस PCl2 हो प्लस Cl2, ठीक है ना, सब गैसेज है। इस कैप्ट इन 1 लीटर क्लोज रिएक्शन वेसल अलाउड टू अटेन द इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर दिया हुआ एक, ठीक है ना, 380 केल्विन। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर एट द इक्विलिब्रियम, Kc की वैल्यू आपको 1.8 दी हुई है, तो अब आपको क्या दिया है, कंपोजिशन दे रखी है, अब आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है ना। तो हम क्या मानते हैं, स्टार्टिंग में PCl पूरा 3 था मोल्स, ठीक है ना, पहले 0 था, कुछ टाइम बाद क्या होगा, PCl5 के x मोल चले जाएंगे तो 3 - x लिख दिया उसे, PCl3 के x मोल बनेंगे और Cl2 के भी x मोल बनेंगे, तो टोटल कितना हो गया 3 - x उसके मोल और x उसके मोल। तो Kc जब हमें निकालना है तो हमने क्या लिखा है, PCl3 इंटू PCl2 अपॉन PCl5, तो उन दोनों की कंसंट्रेशन कितनी है, x और x, ऊपर x स्क्वायर आ गया, नीचे 3 - x आ गया, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू Kc की वैल्यू कितनी थी 1.8, तो 1.8 वहाँ पर आप लिखोगे, वहाँ पर सीधे उन्होंने लिख दिया 1.8 जो है वो किसके बराबर है, जो कंसंट्रेशन थी, दैट इज x स्क्वायर अपॉन 3 - x, ठीक है ना। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी क्या, x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ कितना आया 1.8x माइनस का प्लस 18 3 54 5.4, तो यहाँ बन जाएगी आपकी रिएक्शन x स्क्वायर प्लस 1.8x माइनस 5.4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1.8 प्लस माइनस अंडर रूट 3.24
-4 इंटू 5.4 कितना गया, 4 4 16, 1 ऊपर गया, 4 20 और 1 21, ठीक है ना। तो ऐसे बनेगा प्लस 21.6 आ जाएगा ये, 5.4 ही है ना, 21.6, तो 21.6 इंटू 3.24 4842 x इज इक्वल टू अपॉन 2, x इज इक्वल टू -1.8 प्लस माइनस अंडर रूट 24.84, ठीक है ना। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी लगभग अप्रॉक्सीमेटली दो वैल्यूज आएंगी। एक पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी 1.59। नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो नेगेटिव वैल्यू जो आएगी उसको क्या करोगे आप, कंपनसेट कर दोगे, ठीक है ना। तो वैल्यू निकाली आपने जो भी, इसको सॉल्व करके, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करके लिए अप्रॉक्सीमेटली 5 के आसपास है ना, 24 पॉइंट समथिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 5, तो इसको 4.9 के आसपास, 4.96 4.95 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको जब आप इसके साथ ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे, तो आपका आंसर आ रहा है 1.5, ठीक है ना। तो 4.9 माइनस 1.8 करोगे तो लगभग 3 आ गया, 3 से डिवाइड करोगे 2 को तो वही 3 से समथिंग ज़्यादा वैल्यू थी, तो 1.59 आ गया। तो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर आ गई, x की वैल्यू आ गई तो कंसंट्रेशन आपको PCl3 का भी पता चल गया, Cl2 का भी पता चल गया, और 3 माइनस 1.5 करोगे तो 1.59 करोगे तो आपको PCl5 का भी पता चल गया, सबका कंसंट्रेशन आपको पता चल गया एट इक्विलिब्रियम। तो मतलब इसकी हेल्प से आपने इन तीनों का इक्विलिब्रियम निकाल लिया एक ही साथ, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। तो मेरे को बस इनिशियल कंसंट्रेशन पता होना चाहिए और कैसी पता होना चाहिए, और मैं निकाल लूँगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करके, फिर हमने जैसे भी हमें दिया होगा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी में हम लोग पढ़ेंगे ली चैटलेस प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो कौन कौन इफेक्ट डालता है, 3 फैक्टर्स हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है ना। तो देर इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, इक्विलिब्रियम से ज़्यादा हो गई, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है उससे ज़्यादा हो गई तो क्या हुआ, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी प्रोडक्ट से तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना। तो ये है हमारा हिसाब, तो मतलब अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। ऐसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। तो ये है कंसंट्रेशन का इफेक्ट। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को रेस करोगे, अगर तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई तो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये भी हमने डेल्टा जी की कैलकुलेशंस में वहाँ देखा था, स्पॉन्टेनिटी में देखा था कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या होगा, रुक जाएगी, नहीं होगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो वही है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर आप हीटअप करोगे, उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, डायरेक्शन जो होगी रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी डायरेक्शन में जाएगी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे एक्सोथर्मिक के लिए। लेकिन एंडोथर्मिक में इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और प्रेशर का जस्ट अपोजिट इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, अगर आपने रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ा दिया तो फॉरवर्ड रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर ये आपने प्रोडक्ट का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। तो जनरली जब हम सिंपल प्रेशर बढ़ाते हैं तो ओवरऑल जो होता है, जो फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट होती है उसका प्रेशर बढ़ता है। जब उधर प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट पे प्रेशर बढ़ जाता है, प्रोडक्ट पे प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, रिएक्शन हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। तो हम देखेंगे कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे तो क्या होगा, हमारी डायरेक्शन जो होगी रिवर्स हो जाएगी, और प्रेशर कम करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज़ और डिफाइन करती है हमारी इक्विलिब्रियम को, कैटलिस्ट। लेकिन कैटलिस्ट क्या करती है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट को शिफ्ट नहीं करती, इट डजंट
इसको हम कल पूरा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इट डजेंट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं करती है, ये बस क्या करती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच करने में हेल्प करती है कि फास्टली ये पॉइंट रीच कर जाए। कैटलिस्ट करता है रिएक्शन को फास्ट करता है, ठीक है ना, उसका पॉइंट चेंज नहीं करता है, ये नहीं बताता कि ये आगे से बढ़ जाएगी कम बढ़ जाएगी, समझे। स्पीड बढ़ाने से आपकी डिस्टेंस कम नहीं होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको स्कूल आना है घर से, आप स्पीड बढ़ा के टाइम कम कर सकते हो, लेकिन आप स्पीड बढ़ा के स्कूल से अपने घर की डिस्टेंस कम नहीं कर सकते हो। ऐसे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज नहीं होगा, लेकिन वो पॉइंट रीच जल्दी हो जाएगा, कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है। तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना, इट डजंट चेंज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना। इट मेक्स द रिएक्शन फास्टर, ये करता है रिएक्शन को फास्ट कराता है, बस, ठीक है, इतना समझना आपको होना चाहिए। कल हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं।